अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं सिद्रा मीर। नाज़रीन, आज दिन का आगाज़ जब हुआ तो बड़े दुख और बड़े अफसोस के इजहार के साथ हमें ये कहना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के काफ़ी वाइब्रेंट ये रहनुमा हैं रहे हैं और सेनेट में भी हमने जिस तरीके से इनको देखा है कि हमेशा हर मौजू के ऊपर, चाहे वो अपोजिशन से बात करनी हो, हुकूमत से बात करनी हो, तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब का एक अलग ही किस्म का अंदाज रहा है, अलग ही किस्म का इनका रोल रहा है। और जिस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया है, ये कहना गलत ना होगा कि वफादार रहनुमाओं में से मुशाहिदुल्लाह खान का नाम हमेशा सामने आया। बिल्कुल, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक लॉस है सियासत का, एक लॉस है स्पेशली PMLN के लिए। काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी नमाज़ जनाजा से मुताल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि बाद नमाज ज़ोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मरीम नवाज़ हों और दीगर रहनुमा हों, उन्होंने इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। फैसल जावेद साहब ने भी दुख का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इजहार ताज़ियत किया है। इसी तरह से जो हमारे दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से इजहार अफसोस है। इससे मुताल्लिक़ तो हमने बात की, बढ़ते हैं आगे और कुछ सियासत से ही जुड़ी मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं कि सियासत में और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सियासी मैदान जो है, अगर उसकी हम बात करें तो सेनेट इंतखाबात इस वक्त जो है वो फोकस्ड हैं और सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। और अहम खबर आ रही है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुताल्लिक। उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले तक ये कहा गया था कि क्योंकि एतराज़ात थे रिटर्निंग ऑफिसर के, PTI के, और रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के वो एतराज़ात जो है मुस्तरद कर दिए हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म है, इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी पर बात भी कर लेते हैं, थोड़ी तफसील हासिल कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, फैसला आ चुका है, एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। एक अच्छा ये सुबह के आगाज़ में ही फैसला सामने आया PDM के लिए, क्योंकि मुश्तरका उम्मीदवार थे ये, नामजद जो किए गए थे, अब ये कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। क्या तफसील है इसकी? देखिए, कल महफूज किया था 3 बजे दलाइल सुनने के बाद रिटर्निंग अफसर ने फैसला और कहा था कि आज सुबह 9 बजे अनाउंस करेंगे। और अभी चंद ही लम्हे पहले रिटर्निंग अफसर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के प्लेटफॉर्म से सेनेट के इस्लामाबाद की नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के फरीद रहमान, जिन्होंने इतराज़ात दायर किए थे, उनके इतराज़ात को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो आर्टिकल 63(1)G के तहत नाअहली थी, वो 5 साल के लिए थी। उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं और 2018 में भी वो इंतखाब लड़े थे और ऐसी ऑब्जेक्शन उनके ऊपर किए गए थे, लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट तक से उनके कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया था। साथ ही साथ दीगर जो इल्जामात है यूसुफ रज़ा गिलानी पर कि वो अच्छी शोहरत के हामिल नहीं है या उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं, उस वाले से इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर का ये कहना है कि अभी तक क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर सिर्फ इल्जामात हैं, ज़ाहिर है वो तहकीकात होंगी, उसके बाद चीज़ें प्रूव होंगी। और रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कागजात नामजदगी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मंजूर हो गए हैं। बेहद शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और जिक्र हम करते हैं भागे सबसे बड़े क्रिकेट मेले का। इसके आगाज़ में अब रह गए हैं जनाब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी। अगर हम बात तभी कराची की कर लें, चूँकि पहले मैचेस होने हैं कराची में, मैचेस से पहले ही सिचुएशन ये है कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम होता है, तो लोग ज़रा सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि जो तंग होता है रास्तों में वो ज़रूर ये कहता है कि ये इसको पूरली मैनेज किया जा रहा है, स्पेशली ट्रैफिक को। लेकिन चलिए, ट्रैफिक से हम लेकर चलते हैं आपको। कल आप एक अच्छा पॉइंट उठा रहे थे जब हम दोनों घर जा रहे थे कि टाइमिंग्स के बारे में हमें अपडेट करना चाहिए, क्योंकि किन टाइमिंग्स में कौन कौन से रास्ते बंद होंगे, जैसे हमें कल मुश्किल का सामना हुआ। एग्जैक्टली, टाइमिंग्स से मुतालिक से जरा अपडेट तो किया जाता है, लेकिन जाहिर है वो डेली बेसिस पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही होती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आप ट्रैवल करें, स्पेशली फ्रॉम शार फैसल या स्टेडियम के आसपास, अगर आपने ट्रैवल कहीं करना, कहीं जा रहे हैं, तो आप ज़रूर चेक कर लें कहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस ज़रूर ट्राई कर रही है मैनेज करने के, लेकिन ज़रा सोचिए कि उनकी भी लिमिटेशंस हैं। इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, जहाँ पर हम देखते हैं कि आम हालात में ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो ऐसा कोई इवेंट हो तो ट्रैफिक जैम तो होगा, तो प्लीज़ मैनेज योर प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम बात कर लें इफ्तिताही तकरीब की या इफ्तिताही मैच की बात कर लें, तो जनाब वो 2 दिन बाद, यानी 20th को ये मैच है। लेकिन इससे मुताल्लिक हम ज़्यादा बात नहीं करते, बिकॉज वी हैव टू मूव अहेड। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए एक बड़ी अहम शख्सियत भी है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये बता दें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मिस्र के दौरे पर हैं, जहां उनकी मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात हुई है। इस बात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पाकिस्तान और मिस्र के माबैन मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ में, जबकि
खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से भी बातचीत हुई है। बिल्कुल, ये बहुत अहम दौरा है। इसी दौरे से मुतालिक जब हम बात कर रहे हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मिस्री सदर की तवज्जो भारत सरकार, मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी के बायस जो खित्ते का अमन और इस्तेहकाम दाव पर है, जो दरपेश खतरात हैं इस रीजन को, उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई और भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी बदतरीन मजालिम से मुतालिक आगाह किया है। बात कर लेते हैं इस पर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब आज हमारे साथ ही मौजूद हैं। शाह साहब से राबता हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा उनसे राबता करने की कोशिश करेंगे और लाजमी बात है इस दौरे से मुतालिक हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद ये दौरा है, मामलात क्या है जो कि डिस्कस हुए हैं, एजेंडा क्या था और इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में क्या समरात हासिल हो सकते हैं। और स्पेशली अब हम अगर रीजन्स की बात करें, जिस तरह मिस्र और कतर के दरमियान में हमने देखा कि राबता जो है वो बहाल हुआ, उसकी वजह से शुएब आ गए शाह साहब हमारे साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आपके दौरे के हवाले से हमें आपसे ये बात करनी है कि लाजमी बात है कैसा आपका दौरा रहा ये बताइएगा, लेकिन जो हमने आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी है इस दौरे के हवाले से वो हमें देखने में बड़ी पॉजिटिव लग रही है, तो ये आप हमारे साथ शेयर करें कि इंशाल्लाह इतने ही पॉजिटिव मामलात भी आगे जा रहे हैं क्या? जी, बजा तौर पर आपने नोटिस किया, मैं इस वक्त मिस्र में हूँ और आपकी इत्तला के लिए 9 साल बाद पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का आई गेस लाइन फिर से ड्रॉप हुई है। आपने जिस तरह का 9 साल बाद वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं वो गए हैं मिस्र के दौरे पर, ये यकीनी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है, चूँकि हमें अपने तमाम ममालिक के साथ जो इस दुनिया के हैं उनके साथ रवाबित बेहतर करने, और जिस तरह इमरान खान साहब ने एक तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अमन के मामलात पर जो है वो ताउन करेगा, और अब टुगेदर फॉर पीस इसकी तरफ हमारे कदम बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम किसी भी ऐसे मुल्क की तरफ नहीं जाएंगे, किसी भी ऐसे मामले की तरफ नहीं जाएंगे जो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं वो है अमन के लिए, और फॉर दैट हम रवाबित कायम कर रहे हैं, फॉर दैट हम विजिट्स प्लान करें, फॉर दैट हमारी मीटिंग्स होती हैं, फॉर दैट हम उनको बुलाते हैं, और इसी तरह से ना सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया में अमन का फ़रोग होगा। और एक और बात शुएब कि जब से हमारे फॉरेन पॉलिसी के मामलात बेहतर हो रहे हैं, एक चीज़ आपने देखी है कि पाकिस्तान ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। पाकिस्तान ने ये पैगाम तो दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ की बात आती है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपना रखा। शाह साहब, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप अपनी बात एक तो कंप्लीट कीजिएगा, इस दौरे के हवाले से डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कैसा रहा दौरा और मामलात क्या रहे? देखिए, मैं कर रहा था कि 9 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का मिस्र का दौरा था और 10 साल एक तातुल का, हमारे ताल्लुकात तातुल का शिकार थे। मुझे ये बताते हुए मुसरत हो रही है कि वो तातुल कल टूट गया है। सदर जो है सीसी, उनके साथ बहुत उम्दा मुलाकात हुई और उनके जो जज्बात थे और जो पाकिस्तान की इज्जत है उनके दिल में, वो सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में जो वो उनकी एडमिरेशन थी वो भी हैरत अंगेज थी। मैं ये बताता चलूं कि उन्होंने अपना विजन शेयर किया उम्मा के बारे में और मैंने उन्हें ब्रीफ किया जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है, खास तौर पर अफगानिस्तान की सिचुएशन और मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन। मेरी वज़ीर खारजा के साथ 2 नशिस्तें हुई, एक 1-on-1 मुलाकात हुई और दूसरी डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई। उनका निचोड़ ये है कि हमने बैठकर एक पूरा आइंदा आने वाले दिनों के लिए एक रोड मैप का हमने फैसला किया है और आपस में मशावरत से तय किया है। पहला, इस विजिट के बाद तो पहला कदम होगा वो इंशाल्लाह मार्च के महीने में हमारी बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस होंगी सीनियर ऑफिशियल लेवल पर, और वो होंगी इस्लामाबाद में। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद हमारे जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ कमेटी के जनरल नदीम रजा, वो तशरीफ लाएंगे मिस्र 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, और हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तशरीफ लाने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, माह रमज़ान के बाद इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और एक जॉइंट
मिनिस्टीरियल कमीशन मीटिंग जो कि हम दोनों को चेयर करेंगे। और ये बताता चलूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने तय किया है कि जो मई और जून में जो एयर एक्सरसाइजेज होनी है, एयर डिफेंस एक्सरसाइज होनी है, उसमें पाकिस्तान को दावत दी गई है और पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट ही करेगा। मुझे ये भी बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे जो बायलैटरल इश्यूज हैं उस पर भी हमने खुल के बात की और पेशरफ्त हुई। मिस्र ने मेरी दरखास्त पर पाकिस्तान की जो कुछ गुजारिशात थी, हमें सपोर्ट चाहिए थी, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर हमारे कैंडिडेचर्स हैं, उसकी सपोर्ट का उन्होंने वादा भी फरमा दिया। इंशाल्लाह आज मेरी जो सेक्रेटरी जनरल है अरब लीग के, जो उनके साबिक वजीर खारजा हैं, मैं उनको जानता हूँ, पहले मिल चुका हूँ, उनसे मेरी नशिस्त होगी। और ये भी मैं बताता चलूँ कि अभी हालिया जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है अरब लीग का 8 फरवरी को, उस रेजोल्यूशन का अगर आप मुताला करें तो वो बिल्कुल ऐन उस पाकिस्तान के फलस्तीन पर जो मौक़िफ़ है उसके ऐन मुताबिक है। तो बहुत अच्छी नशिस्त रही, दो तरफा ताल्लुकात, रीजनल इश्यूज, फ्यूचर कॉन्टैक्ट्स और रोड मैप पर हमारा इत्तफाक हुआ है। फिर बिजनेस डेलीगेशन इनका इंशाल्लाह आएगा। यहाँ का सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसका नाम है सवेदी ग्रुप, उसका डेलीगेशन इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएगा अनकरीब। और जो हमारा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है उसको भी हम आगे लेकर चलेंगे, जो हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने का और इन्वेस्टमेंट्स के इम्कानात हैं उस पर भी अच्छी गुफ्तगू हुई। सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरह बिजनेस की तरफ भी फोकस है, यानी जियो इकोनॉमिक जो सिचुएशंस होती हैं उसकी तरफ बड़ा फोकस है, जिस तरह आपने ये आखिरी जुमले में मुझे बताया। सर, कितनी स्पेस है, कितना मार्जिन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान इस स्पेक्ट्रम में काम करने का? बहुत स्पेस मौजूद है और जो हमारी नशिस्त हुई उसमें मैंने उसको आगाह किया कि पाकिस्तान ने इंगेज अफ्रीका पॉलिसी का ऐलान किया है। मैं समझता था और समझता हूँ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कि मुस्तकबिल का कॉन्टिनेंट है, हमारा वहाँ फुटप्रिंट बहुत महदूद है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे ऑफर की है कि मिस्र जो है वो गेटवे टू अफ्रीका है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे यहाँ पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पुराने तरीना ताल्लुकात हैं और हम आपकी एक्सपोर्ट्स को और आपकी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि शाह साहब, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जुग्राफियाई इक्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो दे रहा है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी इस हवाले से मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और मैं आपको अर्ज करता चलूं, देखिए अगर आप देखें तो अभी आपके सामने खबर आई है कि अभी सऊदी अरेबिया से हमारी बातें हो रही थी, मैं यूएई गया था। अब मुसलसल आप देख रहे हैं हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है, लोगों में एतमाद बढ़ रहा है और ये 8वां माह है जो मुसलसल $2 अरब से पाकिस्तान रेमिटेंसेस हो रही हैं। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने अपना फोकस शिफ्ट किया है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स और हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या है, अमन के बारे में किस तरह हमने, टेररिज्म के बारे में बात हुई, रिवर्सिंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात हुई, पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, मिस्र ने जो कुछ किया है और हम किस तरह अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, उस फ्रेमवर्क पर भी बात हुई। तो मैं अर्ज करूं कि कोई फैसेट ऐसा नहीं था जिस पर गुफ्तगू ना हुई हो और पेशरफ्त ना हुई हो। अच्छा शाह साहब, आपने इस दौरे के हवाले से बड़ी डिटेल से हमें बताया और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस भी आपने हमें बताया है। इफ यू अलाउ मी टू, आई एम क्यूरियस अबाउट टू आस्क अ लाइटर क्वेश्चन, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। शाह साहब, जिस तरह से आप बाहर जाते हैं, दूसरे ममालिक के दौरे करते हैं, अभी आप मिस्र में मौजूद हैं, काम से हटकर, सियासी मामलात से हटकर और अपने ओहदे के काम से हटकर, क्या आपको ये मौका मिलता है घूमने फिरने का, सैरो तफरी करने का? इस चीज़ का शौक रखते हैं आप? देखिए, ज्यादा मौका तो नहीं मिलता, चंद घंटे मिले कल
तो मुझे इश्तियाक था पिरामिड्स को देखने का। तारीख है मिस्र की, जो सिविलाइजेशन है आप उससे वाकिफ हैं, उसकी एक मतलब एक बहुत लंबी तारीख है। तो मुझे पिरामिड्स और उससे बढ़कर मुझे जो इश्तियाक था और जो मेरी हसरत अल्लाह ने पूरी की वो ये है, यहाँ है एक बड़ी तारीखी मस्जिद, मस्जिद हुसैन के नाम से उसको जाना जाता है, और वहाँ नवादरात हैं। उन नवादरात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हैं वहाँ, उनकी ज़ियारत का, उनकी जो तलवार है अज़ब, जिसके नाम पर हमारी ज़र्ब अज़ब जो हमारी जो ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया, उस तलवार की ज़ियारत का मौका मिला, और उनकी जो सुरमा सिलाई है और चीज़ों की ज़ियारत का मौका मिला, जो कि उन्होंने मेरे लिए वो जगह खोली और मुझे उसमें ज़ियारत का मौका दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक थी इस विजिट की। ज़बरदस्त। अब क्योंकि बात निकल ही पड़ी है तो एक सवाल और इस तरह से कर लेता हूँ शाह साहब, अक्सर जब बाहर जाते हैं तो फैमिली कोई डिमांड भी कर देती है कि अच्छा उस मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ से ये गिफ्ट चाहिए। आप मुझे बताएं कि फैमिली से डिमांड आती है कभी ऐसे विजिट पे जाएं कि उस मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ की ये चीज़ मुझे चाहिए? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मेरी फैमिली जो है इस मामले में बहुत मेरे से रियायत करती है। शाह साहब खुशकिस्मत आप। लेकिन आपने खुद कुछ गिफ्ट लिया शाह साहब? सच्ची बात है, वो भी नहीं हुआ, टाइम ही नहीं था। शाह साहब खाने पीने के हवाले से भी अब थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। जब आप दूसरे ममालिक में जाते हैं तो क्या आप एक फूडी पर्सन हैं? आपको अच्छा लगता है दूसरे ममालिक में जाकर वहाँ की सकाफत के हवाले से खाने, वहाँ की कुजीन्स एंजॉय करना? बिल्कुल, देखिए हर मुल्क की अपना एक कल्चर है, उनका लिबास होता है, उनकी कुजीन होती है, तो उसको जांचने के लिए, समझने के लिए उस पर जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम जब बात करते हैं ना दो तरफा ताल्लुकात सिर्फ गुफ्तगू से नहीं, वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट से आते हैं, वो अपनायत से आते हैं, वो एक दूसरे को समझने से आते हैं। वो जो आपका लिबास है, आपकी कुजीन है, आपका माहौल है, वो डिपिक्ट करता है, आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, और जितना आप उसमें अपने आप को समोएंगे उतने आपके ताल्लुकात में गहराई और वसअत आएगी। और शाह साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ा सीरियस मामला, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। समझौता एक्सप्रेस, इसको 14 साल बीत गए हैं शाह साहब। भारत मुजरिमाना पुष्पनाही अभी भी कर रहा है। आखिर मुतासरीन को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या समझते हैं आप? देखिए ये एक अफसोसनाक पहलू है, और हमें बहुत अफसोस भी होता है कि भारत एक तरफ तो बहुत से दावे करता है, जमहूरी दावे करता है, इंसाफ की बातें करता है, और दूसरी तरफ आपने जिक्र किया समझौता एक्सप्रेस का, लोग अभी मारे फिर रहे हैं। आपने देखा हालिया में बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया वो भी बहुत ही मायूस कुन था। तो इससे अगर आप देखें कि भारत अपने इंटरनेशनल इमेज में इजाफा नहीं कर रहा, और मैं आपको जानबदारी से कह रहा हूँ, आज बाहर आप निकल के देखते हैं तो पाकिस्तान जो कहता था, लोग सुनते थे लेकिन कहते थे कि भाई पाकिस्तान और भारत की ये रिवायती सरमोरी है, लड़ाई है, हम बात करते हैं। लेकिन आज जो सरकार वहाँ है और उनकी जो हिंदुत्वा सोच गालिब आ चुकी है, उससे पाकिस्तान के नुक्ता नजर को पहले से ज्यादा अहमियत मिल रही है। बिल्कुल शाह साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर में बात हुई है सानह समझौता एक्सप्रेस की। 14 साल बीत गए हैं, थोड़ी सी डिटेल्स इसकी आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन 2 बम धमाकों के नतीजे में 68 अफराद जाँ बहक हुए थे। 18 फरवरी 2007 की रात, वो स्याह रात, तकरीबन 11:30 बजे लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली ये समझौता एक्सप्रेस, इसको पानीपत हरियाणा के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मुतासरीन में ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। सानह के फौरी बाद भारत ने रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, लेकिन फिर हकाइक से पर्दा उठता चला गया और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आता गया। बिल्कुल, और सानिया समझौता एक्सप्रेस में हिंदुओं की इंतहा पसंद तंजीम RSS मुलव्विस थी। मरकजी मुलजिम आसिम अनंत समेत दीगर इंतहा पसंद तंजीम के कारकुनों ने भी इकरार जुर्म किया, लेकिन
मोदी सरकार के आते ही केस को कमजोर कर दिया गया। मरकजी मुलजिम आसिम अनंत जमानत पर रिहा हो गया और गवाह मुनहरिफ हो गया, जबकि सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं। ये मामला कहाँ पर खड़ा है, इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, इस सानहे को 14 साल बीत गए। रिवायती हठधर्मी जो भारत की उस वक्त थी वो आज भी है, और मोदी सरकार में तवक्को क्या की जा सकती है कि ये हठधर्मी मजीद बढ़ेगी? कहां पर खड़ा है आज 14 साल बाद भी ये मामला? देखें, जो समझौता एक्सप्रेस का एक वाकया हुआ था मेरे ख्याल में फरवरी 2007 था जी, और उस वक्त यही चीफ मिनिस्टर था वहाँ पर पंजाब गुजरात का। ये एक नहायत ही कनिंग, इंतहा पसंद, दहशतगर्द हिंदू है, और ये इसका ज़ाहिर सोच हमें सबको मालूम है क्या है, और ये जो चोटोला है, इसलिए इसकी इंतहा पसंदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके होते हुए आपके सामने बाबरी मस्जिद को देखें, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, इनको सबको इनके मुसलमानों के खिलाफ किया और वहाँ पर राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से ये राइट फॉर जो थे ग्रुप था इंडिया का, इसने ये अटैक किया, और ये जो सवामी ये आसिम आनंद है, इस पूरी उनकी जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी ये 4 लोग थे जो शामिल थे, इन्होंने बदला लिया है, इन्होंने और भी इंसिडेंट किए हैं, और जिस तरीके से किया गया, प्लान किया गया, उसके बावजूद अगर वहाँ पर छोड़ दिया गया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जितने कोर्ट्स हैं तमाम के तमाम इंडिया के, नरेंद्र मोदी के और आरएस के गुंडों के कंट्रोल में। वो डरते हैं कि हम इनके खिलाफ फैसला किया, ये उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाएंगे, ये कोर्ट में जाकर उनको मारेंगे। ये वजह है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज ना वहाँ पर सिक्योरिटी थी, जो क्लोज सर्किट टीवी होते हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाए। लेकिन मुतासरीन जो इंसाफ के मुंतजिर हैं उनके लिए आगे क्या हो सकता है, इस पर हारिस नवाज साहब हम आपसे बात करेंगे। आप हमारे साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानहा समझौता एक्सप्रेस की। 14 साल बीत चुके हैं और इससे मुतालिक ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। चूँकि वो साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर साहब मुझे ये प्लीज़ बताइएगा, एक तरफ हमें वो स्टेटमेंट्स भी याद है मोदी की जो कहता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया उनके साथ। हमें उनका मीडिया भी ये प्रोजेक्ट करता दिखाई दिया, स्पेशली अर्नब गोस्वामी साहब जो कहते थे कि यूके भी पाकिस्तान से दूर, फ्रांस भी दूर, यूएस भी दूर। लेकिन अभी सर बिल्कुल एक दिन पहले एक्सरसाइज ख़त्म किया अमन 2021, 45 ममालिक यहाँ पे थे, सुपर पावर्स यहाँ पे थी, रीजनल पावर्स यहाँ पर थी। दैट शोज़ कि पाकिस्तान के साथ वो हैं। यानी सर इंडिया की कोशिश जितनी भी थी, जो उनकी स्ट्रेटेजिक एलीट की कोशिश थी कि पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करे ऐसे कि ये डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहे हैं, सर वो बुरी तरह से फेल हुआ है। देखें, हमें आइसोलेट करते करते इंडिया टोटल पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया, ख़ास तौर पे रीजन में। देखें, हम नेपाल को और भूटान को, ऐसे छोटे छोटे मुल्कों को ये टोटली कंट्रोल करता था। अब इवन नेपाल ने अपना नक्शा ज़ाहिर कर दिया, भूटान ने अपना एरिया क्लेम कर लिया, उसके बाद श्रीलंका को देख लें आप, तमाम ममालिक जो रीजन के, ईरान को देख लें, उसके बाद चाइना देख लें, पाकिस्तान, सब ने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, इंडिया को छोड़ दिया। लाइक यूरोपियन यूनियन को आपने देख लिया, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट को आपने देख लिया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जो मॉनिटरिंग टीम, उन्होंने जो इनके मुतालिक रिमार्क्स दिए वो आपने देख लिया। आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड ओपिनियन अलहदा हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को इस वक्त, इंडिया की ज़रूरत जो है वो अमेरिका को है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया चाइना के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करे, लद्दाख में इस्तेमाल करे, साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के खिलाफ CPEC को नाकाम करने की कोशिश करे, क्योंकि CPEC वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो हम अपने मुल्की फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, ये वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो इंडिया को यूज़ करें और इंडिया की हर नाजायज़ जो हरकतें हैं वो भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन कब तक होगा? दुनिया का मूड चेंज होना शुरू हो गया है। अभी ये कल परसों 5 यूरोपियन ममालिक के छोटे छोटे अपने हम थे, उनको लेके गए हैं श्रीनगर तक, जाके दिखाया, पोस्टें हटा दी, देखें सब ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो हम कश्मीर में हर जगह पर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, तमाम सफारतकार, मिलिट्री अटैचेज, डिफेंस अटैचेज, जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं। इट्स ओनली इंडिया जहाँ पर ये जुल्म करते हैं। लेकिन ये जुल्म और बर्बरियत की रात अनकरीब ख़त्म होने वाली है।
कश्मीरी नौजवान इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो इनकी फ़ौज को मारे हैं जो कि अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल है। और उसके बाद आपके सामने जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का हाल है, फिर सिख खड़े हो गए हैं, पंजाब में किसान जो हैं वो मूवमेंट स्टार्ट है, माइनॉरिटी के खिलाफ जो ये कर रहे हैं। इंडिया ने अपने खिलाफ बहुत बड़ी एक दलदल में फंस चुका है नरेंद्र मोदी। मुझे यकीन है कि सोवियत यूनियन की 15 रियासतों में वो तकसीम हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया टुकड़े टुकड़े हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग के जो मोदी की सोच है और जो मोदी की पॉलिसीज हैं? जी एब्सोल्युटली, मुझे ये दीवार में लिखा नजर आ रहा है कि इंडिया का नरेंद्र मोदी ही इनकी तबाही का बायस बनेगा और इंडिया छोटे स्टेट्स में चला जाएगा, बजाय पाकिस्तान को जो नैरेटिव लेके फिर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को फौज को कमज़ोर करें और फिर पाकिस्तान में खुदा न खासा छोटे हिस्से कर दें। मुझे ही नज़र आ रहा है कि ये इनका होगा, क्योंकि जो इंडिया के हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं, पाकिस्तान उसमें सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, पाकिस्तान अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करता है। हम किसी की ज़ारदारी नहीं चाहते हैं और ना ही हम किसी मुल्क में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन जैसे ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर का अटैक किया हुआ है, ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया को नजर आनी चाहिए। यानी कि भारत जो पॉलिसीज दूसरे ममालिक के लिए बनाता है, जो इरादे दूसरे ममालिक के लिए खासकर पाकिस्तान के लिए रखता है, भारत खुद ही उस गड्ढे में गिरेगा और खुद ही टुकड़े हो जाएगा। और तनहा तो पूरी दुनिया के सामने भारत अब हो रहा है। हारिस नवाज साहब, इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं हम और एक ऐसे मामले पर आज हम बात करेंगे जो शोएब किसी एक शहर का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक ही जैसा मामला है, गदागरी का मामला। ये एक संगीन मामला है जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। और आज हम कोशिश करेंगे कि एड्रेस किया जाए इसको। गदागरों से पाक होगा पाकिस्तान कैसे, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन जो गदागरों की हम बात करें तो शहर शहर सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आज हम आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले लेकर चलेंगे मुल्तान। यहाँ से ख़बर ये है कि गदागरों के पूरे ख़ानदान हैं। ये जैसे होता है ना कि एक बिज़नेस होता है जो कि फिर ख़ानदान दर ख़ानदान चला जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। शहर के हर मकाम पर गदागर दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद हमीद एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसने सारी ज़िंदगी भीख मांगी। उसके जो बड़े थे वो भी भीख ही मांगते थे, यानी उसके बाद जो आएंगे वो भीख मांगेंगे, लेकिन इसको हमने रोकना है। ये आखिरी शख्स हो उस ख़ानदान का जिसने भीख मांगी हो। इस पर आज हम करेंगे बात, लेकिन पहले आप मुल्तान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में नस्ल दर नस्ल ख़ानदानी गदागरों ने पंजे गाड़ रखे हैं। 65 साला बाबा पीर बुलवाते हैं जिसकी सारी ज़िंदगी भीख मांगते गुजरी है। बड़े अरसे तो हमारे प्यो दादे से लग के यही काम धंधा चल रहा है। मांगते हूँ तो खा लेते हूँ, ना मांगे तो गुजारा नहीं चलता। ना हमारे पास कोई छत है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई मकान है। मांगने से गुजारा चलता, जो देता उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारे बाप दादा ने भी कोई पढ़ाई ना की है ना कराई है, हमारा यही ज़रिया मांगने का। स्पेशली जो ख़ानदानी भिखारी हैं, जो प्रोफेशनल बेगर हैं, पिछले 1 साल के दौरान हमने 1200 से ज़ायद केस निपटाए हैं। हमने बच्चों को और जो उनके साथ जो माफिया थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। बच्चे हों या बड़े भीख मांगकर पैसा जमा करते हैं और इन्हीं पैसों से घर का गुजर बसर होता है। इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ लाख सही, लेकिन गदागरों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। तो जैसे नाजरीन आपने कि मुल्तान की रिपोर्ट देखी है, फैसलाबाद की हम बात करेंगे, वहाँ पे भी हालात ऐसे हैं। और एक अहम चीज़ इसमें शोएब ये है कि ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर बच्चों को ऐसी टैग लाइन्स दी जाती हैं बोलने के लिए कि वो आपको इमोशनल कर देते हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने कंटेंट तैयार कर रखे होते हैं भीख मांगने के लिए। एक तो एक कंटेंट से और दूसरी बात ये कि वो रिपीट करते हैं और बार बार करते हैं। समटाइम्स आप जिद चौके कि चला जाए तो आप उसे फैसलाबाद से उस्मान सिद्दीक ने एक भीख मांगने वाली बच्ची से बात की है, जिसके मुताबिक वो रोजाना 800 से 900 रुपए इकट्ठे कर लेती है। वो ये कैसे करती है, किस किस मकाम पर जाती है, कितने घंटे भीख मांगती है, क्या बातें उस्मान सिद्दीक ने उससे की हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। मशहूर शहर, इशारे और बड़े चौराहे, सब जगहों पर ही बेकारियों ने है पंजे गाड़े। फैसलाबाद में 2 से 10 साल के बच्चे इस धंधे का अहम किरदार हैं, जो सारा दिन इन सड़कों पे भीख मांगते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं,
उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो सारा दिन यहाँ पे भीख मांगते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, स्कूलों में क्यों नहीं जाते। बेटा, कब से यहाँ पे भीख मांग रहे हो? सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। कहाँ से आए हैं आप? कब से भीख मांग रहे हैं यहाँ? ਅਸੀਂ मजबूरी तो भीख मांग रहे हैं ते साडे प्यो ने फाजल पे आए दा ਅਸੀਂ दवाई लाने अपने अब्बू दी। कितने बहन भाई हो? कब आते हो यहाँ पे और कितने पैसे इकट्ठे कर लेते हो भीख से? 800-900 इकट्ठा कर लईदा। कब आते हो? भरा भी होंदा है दा, मां होंदी है, कर लईदा। तो कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे सुबह और कब तक रहते हो यहाँ सड़कों पे भीख मांगते हो? सोते तक। सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पे भीख मांगने के लिए? 11 बजे। तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ से डर नहीं लगता? इतना रश होता है सड़कों पे, गाड़ियाँ आती हैं और आप उन पे जाके पैसे मांग रहे होते हो। हाँ, डरते आंदा है दा ते मुड़ के दबा भज के बाहर हो जाईदा, जो गड्डियां रुकदियां उदों मंग लईदियां। तो बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाते बच्चे सारे छोटे छोटे? सुबह स्कूल दी भाई छोटे होंदे आदत नहीं पई हैगी। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ये एक शाहरा नहीं, फैसलाबाद की हर शाहरा पे यही सूरत हाल है। सत्याना रोड, जड़ावाला रोड, जंग रोड, फिर जो भी मशहूर इशारा है फैसलाबाद का, वहाँ पे इन बच्चों की बहुतात है और हर बच्चे की इसी तरह की कहानी है। किसी के वालिद को शुगर हो गया है, किसी के वालिद को फालिज हो गया है, और यहाँ पे जो ख़वातीन इनके साथ आती हैं, जो इनकी माएँ हैं, उनकी भी इसी तरह की कहानियाँ हैं। किसी का शोहर जो है वो नशई है, बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, अब भी काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये बच्चे सड़कों पे इसी तरह मौजूद हैं, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक होती है, लेकिन ये बच्चे बेखौफ हैं, भीख मांगते हैं। इनमें से अक्सर बच्चों से हमारी बात हुई, कोई भी स्कूल नहीं जाता, सबका यही कहना है कि छोटे होते से ही आदत नहीं डाली वालिदैन ने भीख मांगने पे लगा दिया। 2 से 10 साल 12 साल के ये बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी नहीं इनके वालिदैन करते तो इनको भीख मांगने पे लगा देते हैं। और इन बच्चों के मुताबिक सारा दिन भीख मांगने से एक बच्चा जो है वो 800 से 1000 रुपये तक कमा लेता है और घर लेके जाता है। ख़वातीन हैं, गोदियों में बच्चे उठाए हुए हैं, ये बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे फैसलाबाद में जो इनसे मुतल्लिका महकमे हैं, जो फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया है, उनको भी ये बच्चे नज़र आते हैं कि सड़कों पे ये भीख मांगते हैं। सोशल वेलफेयर की अदारे हैं, फिर इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अथॉरिटी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं होता। इन बच्चों को ना तो अपनी कस्टडी में लिया जाता है कि इनको स्कूल भेजा जाए, बल्कि ये भीख मांगते हैं और सरेआम मांगते हैं। फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ अर्सा पहले इस हवाले से प्लान भी बनाया कि इन बच्चों को जो भीख मांगते हैं, जो भिखारी हजरात हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होंगे, उनकी तरबियत की जाएगी, लेकिन वो बस दावों तक ही महदूद रहा। अब ये बच्चे हैं, इनका काम है, भीख मांग रहे हैं और इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। तो जिस तरह हमने आगाज़ में बात की थी कि ये किसी एक शहर का नहीं बल्कि शहर शहर का मसला है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो कि मजबूरी के तहत भीख मांगते हैं, जो मुस्तहिक भी हैं कि हम उनको अपना सदका और खैरात दें, उनकी मदद करें, वो दूसरे लोगों की वजह से मुतासर होते हैं। ऐसे लोग जो जिनकी आदत हो चुकी है गदागरी करना, भीख मांगना, उनकी वजह से मुस्तहिक अफराद सफ़र करते हैं। और इसमें एक बड़ी समझने वाली बात ये भी है शोएब कि ऐसे लोग सीजन्स का इंतजार करते हैं, स्पेसिफिक सीजन इन्होंने बनाए होते हैं कि जिसमें इनकी बड़ी तादाद निकल कर सामने आती है। जब बात आप सीज़न की कर रही हैं सिदरा, तो स्पेशली हम देखते हैं रमज़ानुल मुबारक, इसके बाबरकत महीने में अभी 2 माह बाकी हैं, लेकिन अभी से हम देखते हैं कि बहुत से शहरों में गदागर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। स्पेशली गुजरांवाला की बात कर लेते हैं, ख़वातीन और बच्चे हम देखते हैं कि वो इस जगह पे नज़र आ रहे हैं और भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। गुजरांवाला की मुख्तलिफ मार्केट्स की सूरत हाल क्या है, आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अभी 2 माह बाकी हैं, लेकिन अभी से ही गुजरांवाला के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों में गदागर ख़वातीन और बच्चों का तांता बनने लगा है। गुजरांवाला की मार्केटों की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी अम्मी अब्बू बूढ़ा है, मेरी बहन भाई छोटे छोटे ने तेरे 2-3 सामान ले लेते हैं ना, और हम रोटी ले जाते, किराया ला जाते। मामा मेरी उधर में खलोती हुई है, मामा मेरी खा लेती है, मेरी मामा मजबूर है, मामा मेरी बुढ़ी है, उससे उठा नहीं जाता, हम तो मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये लेके आते हैं यहाँ पे मांगने के लिए और इतने पीछे पड़ जाते हैं, जब तक इनको कुछ दो ना ये जान ही नहीं छोड़ते। भीख मांगने वाले बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है, जिनमें बच्चे हैं, हिजड़े हैं,
और क्या नाम है औरतें हैं, औरतें बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती हैं और जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़वातीन भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, सब जब तक इनको देना कुछ ये पीछा नहीं छोड़ते। पहलवानों के शहर की सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह से गदागर ख़वातीन और बच्चों ने शहरियों की मत मार रखी है। मोहसिन खालिद ने हमें रिपोर्ट किया गुजरांवाला से। और जब हम बात कर रहे हैं भीख मांगने की, जब बात हम कर रहे हैं गदागरों की, तो इसके रुझान को कम कैसे किया जा सकता है। इस वक्त सिविल सोसाइटी ने एक मुहिम का आगाज़ किया है और उस मुहिम का नाम है पैसे नहीं खाना दो। क्या इससे इस मसले पर काबू पाया जा सकेगा? इस अहम मामले पर आज हम बात कर रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, एंड वी हैव विद अस इन कराची स्टूडियोज सामाजिक कारकुन है आप राना आसिफ हबीब साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। सारा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइएगा ये जो मुहिम का आगाज़ हुआ चंद रोज़ पहले, हम सोशल मीडिया पर भी इससे मुतालिक बहुत सी पोस्ट देख रहे हैं कि पैसे नहीं खाना दो। आप मुझे बताएं, आपकी नज़र में क्या इस मुहिम से मसला हल की तरफ जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखिए, चाइल्ड बेगरी जो है बहुत बड़ा एक सोशल इशू है और उसको ड्राइव करती है बेसिकली गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और गुर्बत, जिसकी वजह से माँ बाप मजबूरी में अपने बच्चों को लगाते हैं इस काम पे। ऑल्दो हम उन्हीं को रेस्क्यू करते हैं और ये चीज़ इसके खात्मे पे काम करें, लेकिन इसकी जो रूट कॉज है वहाँ तक जाना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए जो हुकूमती इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, पुलिस, सबका तो ऑफकोर्स काम है, हमारा काम है बच्चों को रेस्क्यू करना, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो शहरियों का काम है, सिविल सोसाइटी का काम है, आम गुजरते शहरी का काम है कि वो भी बच्चों को भीख ना दे। क्योंकि हमने ये देखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से 2 साल के देखा कि ये एक पूरा नेटवर्क है और ये एक बिजनेस के तौर पे ऑपरेट किया जा रहा है। इस बिजनेस को फेल करने का एक ही तरीका है कि अगर शहरी बच्चों को कैश देना छोड़ दें, बंद कर दें, ठीक है, और उसका मैं अल्टरनेटिव भी बताऊंगी, लेकिन अगर वो बंद कर देते हैं कैश देना, तो ये पूरा बिजनेस फ्लॉप जाता है, फेल हो जाता है। क्योंकि जो लोग इन बच्चों को डिफरेंट सिग्नल्स पे डिप्लॉय करते हैं और शाम में कलेक्ट करते हैं, इनकी मंथली इनकम कोई लाखों में होती है। हम भी जब बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, एक बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, वो हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट को उस बच्चे के पास से हर रोज का 1 से 1.5 हज़ार रुपए मिलते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल है पूरा। तो इसको अगर जो शहरी है वो ये कैंपेन हमारी जो हमने चलाई है पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये फॉलो करें कि कैश बेगिंग टू बी स्टॉप्ड कंप्लीटली, और उसकी जगह आप बच्चे को खाना पीने की चीजें, आप कोई कैन खाना, आप पानी, जूस, इस तरह की चीजें दे दें। That's much better, क्योंकि उससे ये बिजनेस जो है पूरा ऑपरेट हो रहा है, ये फेल हो जाएगा। और सारा ये इसलिए कि क्योंकि जब हम जाते हैं बाहर तो ज्यादातर जो भीख मांगने गाड़ी के करीब आते हैं वो यही कहते हैं कि पैसे दे दे, भूख लगी है, खाने के लिए ये ज्यादातर पैसे मांगते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एंड यही हल है। देखिए, गाड़ी में हम निकलते हैं घर से, अगर हम अपनी गाड़ी में कोई बिस्किट के पैक्स रख लें, सैंडविच रख लें पैक, और वो दे दें उनको उसकी जगह, दैट विल बी सो यूजफुल फॉर देम। बिल्कुल सही। और इससे आपको लगता है वो जो बिजनेस मॉड्यूल है उसको हिट होगा। ठीक है, सारा साथ रहेगा। आसिफ साहब, मुझे आप बताइएगा, आपने तो बहुत काम किया इससे मुताल्लिक, जो बात सारा कर रही हैं आप ही उसको आई एम श्योर सेकंड करेंगे, लेकिन कराची की सिचुएशन तो ये सर, यहाँ पर तो हम देखते हैं अक्सर ये चीज़ें इसके सामने है कि एक गाड़ी आती है और जगह जगह पर एक बंदे डिप्लॉय करती है जो कि पूरा दिन वहीं पर बैठते हैं, डेली वहीं पर बैठते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और शाम को वही गाड़ी पिक करके ले जाती है। इस मुहिम से कि पैसे नहीं खाना दो, हिट कर पाएंगे हम ऐसे माफियाज को भी? देखिए, ये बहुत सारी उस तरह की टेक्निक में से एक टेक्निक है कि जिसमें बुनियादी मकसद जो है वो बच्चों का या ट्रांसजेंडर का या ख़वातीन का या सीनियर सिटीज़न का जो है बेगरी में जो इस्तेसाल होता है, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, तो ये डिस्करेज करने के बहुत से हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर वो जिन जो आप उनके जो आप देखें उनके नफ्सियाती डायलॉग जो होते हैं उनको अगर आपने कवर करना है, तो अगर वो भूख का जिक्र करते हैं तो आप उनको खाना दे दें ताकि वो फिर, क्योंकि जो उनके पीछे माफिया या लोग बैठे हुए हैं वो उनको एज अ ATM मशीन समझते हैं। तो वो कम से कम वो जब खाना जमा होगा बहुत सारा, तो वो तो डिस्करेज होंगे इस चीज़ से कि पैसा नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि जैसे सारा ने भी कहा कि हमें फोकस ये करना होगा कि जो चाइल्ड बेगरी है उस पर फोकस करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप भी एग्री करते हैं कि ठीक है, ख़वातीन भी मांग रही हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन हमें फोकस करना है बच्चों पर कि बच्चों को पैसे नहीं देने? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी पाकिस्तान के इमेज के लिए भी, पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी, और आपको एक मुनज़्ज़म, मुसलसल और एक
आपको जदोजहद करनी पड़ेगी, जिसमें पॉलिसी मेकिंग का काम भी आएगा, कानून साजी भी आएगी। और उसमें जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि समा ने बड़ी काविश की कि इसको एक जो समाजी मसले की तारीफ होती है कि सबसे पहले लोग उसे समाजी मसला समझें तो सही, फिर उसके लिए कुछ किया जा सकता है। अच्छा तो सर, ये तो एक काविश है कि ये एक मुहिम चलाई और इससे हम इस नेटवर्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे नेटवर्क ऑपरेट करने वाले हैं उनके खिलाफ क्या किया जाए? देखिए, हमने एडिशनल आईजी साहब की क़यादत में 26 जनवरी से जो कैंपेन चलाई है, हमने उनको क्रैकडाउन किया। इन्फेंट बैगरी को 135 से ज़्यादा FIR दर्ज की हैं उनकी, और इसी तरह हमने 8,000 से 10,000 लोगों से इंटरेक्शन किया है, जिसमें कुछ लोगों को तंबीह की गई है, कुछ लोगों को अदालत में पेश किया गया है और कुछ लोगों को रिहैब सेंटर में लेके आए हैं। सर, ये आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो आपने कहा ना बच्चों को रिहैब सेंटर में आप लेकर गए, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या कराची में ऐसे मामला हैं कि जब बच्चों को या किसी गदागर को पकड़ा गया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, रिहैब सेंटर लेकर गए, तो किसी माफिया ने फिर आके बैरियर बनने की कोशिश की हो ताकि चीज़ें सामने आएँ कि देयर इज़ अ माफिया? जी, हम इंशाल्लाह जो विजिटर उनके पीछे आ रहे हैं उनका भी डेटाबेस बना रहे हैं कि पीछे कौन लोग आते हैं और वो कौन लोग हैं जो इनको बिठा के जाते हैं। इससे मुतालिक कहा गया था कि डीएनए टेस्ट होगा। जी, डीएनए टेस्ट भी हो रहा है। डीएनए टेस्ट भी हो रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई कि किसी ने कहा कि हमारा बच्चा ही, और फिर डीएनए टेस्ट के बाद मामला सामने आया कि नहीं, ये इनका नहीं था? जी, ऐसे कुछ वाकयात हैं, और जैसे इंशाल्लाह ये डीएनए की कंफर्मेशन आती है तो हम आपसे शेयर भी करेंगे। ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि इस नेटवर्क को ऑपरेट करने वाला माफिया वो कितना ताकतवर है। देखिए, हमने बड़े बड़े माफिया जो कैंट स्टेशन का क्रैकडाउन किया है, अब्दुल्ला शागाजी का माफिया क्रैकडाउन किया है, जो मेन हाई जिसे हम रेड स्पॉट कहते हैं, रेड स्पॉट को हमने कवर ज़रूर किया है, जिसमें 10 थाने और 124 सिग्नल साउथ के मॉडल बनाए हैं। अगर आप लोग 3 तलवार यहाँ सीव्यू जाते हो तो आपको पहले से, हम ये नहीं कहते मुकम्मल ख़त्म हो गया, कुछ कमी वाक़या हुई है। बाकी कानून की कमज़ोरी जो है जिसमें वो अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है। और अब मेरे ख्याल आप मीडिया से और हमारी पुलिस से बात आगे, अब जिम्मेदारी आयद होती है पार्लियामेंट हर शहरी पर भी और पार्लियामेंटेरियंस के जो MPs हैं हमारे, खासतौर सिंध में तो बहुत काबिल, हमारे सबसे पढ़े लिखे वज़ीर आला हैं, और अपोजिशन में भी इंतहाई काबिल लोग हैं। और बेशकम हमने ये मामला सिंध असेंबली में डिस्कस होते नहीं देखा शुएब। मैं कहता हूँ होना चाहिए, और सिंध असेंबली में इसमें चाहे तो 3 दिन में लेजिस्लेशन ला सकते हैं, क्योंकि 1958 का जो वैगरेंसी एक्ट है वो इंतहाई कमज़ोर है। ठीक है, तो उसको ज़रा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। राना आसिफ हबीब साहब, बेहद शुक्रिया। सारा आपका भी शुक्रिया, वक्त कम था उसके लिए माजरत। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस पर आगे आने वाले प्रोग्राम्स पर भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम सबको मिलकर गदागरी से पाक करना है पाकिस्तान। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा ब्रेक हो गया था थोड़ा लंबा, लेकिन 56 सेकेंड बाबू, सिर्फ 56 सेकेंड। जी हाँ, पाकिस्तानी फाइटर ने भारतीय फाइटर को 56 सेकंड्स में याद दिलाई उसकी नानी। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA का मुकाबला सिंगापुर में हुआ। इस कारनामे पर DGISPR ने भी उनको सराहा, और मैच जीतने के बाद जब वो पहुंचे पाकिस्तान तो कराची एयरपोर्ट पर उनका हुआ वालेहाना इस्तकबाल। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली और शहरी पहुंचे थे बड़ी तादाद में, और क्यों ना करते ऐसा, क्योंकि अहमद मुज्तबा ने वादा पूरा किया। उन्होंने कहा था यौम यकजहती कश्मीर के दिन जो होने वाला मुकाबला है इसमें वो शिकस्त देंगे भारतीय खिलाड़ी को, और उन्होंने जो कोशिश की उसमें हुए वो कामयाब। ना सिर्फ उन्होंने ये वादा किया था, ये दावा किया था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो 1 मिनट से कम टाइम में किसी भी खिलाड़ी को जेर कर सकते हैं, और ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस एक फाइटर के अंदर हो तो फिर क्या 56 सेकंड, मैं तो कहती है 56 सेकंड से भी कम में अहमद ये काम कर सकते थे। अरे सिदरा, ये भी उन्होंने कहा था कि वो जो फतह हासिल करेंगे वो कश्मीरी अवाम के नाम करेंगे, तो ये कश्मीरी अवाम के नाम है उनकी फतह। आज अहमद मुज्तबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम टीम नया दिन एंड समा TV, वेलकम टू द शो। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रा, ये बड़ा मुकाबला आपने जीता है, तासुरात क्या हैं, कितनी खुशी है, दिल कितना मुतमईन है कि जो वादा किया था खुद से वो पूरा किया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने पाकिस्तान को एक हाई लेवल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया, और अपने ओपोनेंट को हरा के, स्पेशली इंडियन ओपोनेंट को हरा के पाकिस्तान का परचम बुलंदी से लहराया। और जैसे कि मैंने पहले ही फाइट के बाद अपनी जो विन थी वो डेडिकेट कर दी थी कश्मीर के लोगों को और अपने पाक आर्मी के जवानों को, और मैं वंस अगेन ये फाइट डेडिकेट करता हूँ उनको। और फाइट के बाद बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, फेम शेम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि मुझे फेम के पीछे भागना है या पैसों के पीछे भागना है या लग्जरी लाइफ की तरफ भागना है। मेरा एम कुछ और है।
मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें वी नीड द फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप, वी वांट कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्राइवेट कंपनी सपोर्ट करे, मल्टीनेशनल कंपनी सपोर्ट्स करे। उससे ये होगा कि हम अच्छे कैंप्स ले पाएंगे। आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद खबीब, द UFC सुपरस्टार, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिज कोच ताकि मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकूँ, हाई लेवल फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग कर सकूँ और पाकिस्तान का नाम बुलंदी से लहरा सकूँ। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब मेरे पास फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप होगी। और उसके बाद जो हमारा अपकमिंग टैलेंट है, अपकमिंग फाइटर्स हैं, उनको हम पॉलिश कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप। तो अहमद, जो मुतालिबा आप कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर चूंकि खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं आप उनसे कहिए। जी बिल्कुल, आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज आवर प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड इमरान खान साहब कि माशाल्लाह आप भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं एंड यू नो कि हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आई वुड रियली लाइक टू मीट यू इन पर्सन ताकि मैं आपसे अपने कैरियर के बारे में बात कर सकूं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमारी जो यूथ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ आई एम द फेस ऑफ यूथ, आई एम द रियल फेस एंड आई एम ट्राइंग टू पुट अ ट्रेंड इन पाकिस्तान कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल की तरफ जा सकें। हम लोगों के अंदर एक ये लाइफस्टाइल डालें कि आपने ये ट्रेनिंग करनी है, उससे आपके अंदर यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डूइंग मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइटिंग। ओके, अच्छा मुझे अहमद ये भी बताएं कि अभी पहले आपने जिस तरह कहा कि आप खबीब से भी कांटेक्ट कर रहे हैं और आप हाई लेवल ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्क में ये फाइटिंग मुकाबले में फ़र्क क्या होता है? क्या ट्रेनिंग डिफरेंट होती है? और होता है ना, हर मुल्क के नौजवानों की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी टेक्निक है जो दीगर ममालिक के एथलीट्स के पास है और हमारे पास नहीं है? Well, that's a very good question. देखिए, जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमें लगता है कि बाहर बहुत एडवांस है सिस्टम एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड, वी आर वेरी बिहाइंड एंड वहाँ पे उनकी प्रॉपर टीम्स आई होती हैं, प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर एक वो चैनल के थ्रू आ रहे होते हैं और हमें बड़ा मायूसी फील होती है कि यार हम भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं है, हमारे साथ हमारे लोग क्यों नहीं है। देखिए, एप्रिसिएशन से और ताली से और कमेंटिंग से हमें खुशी तो हो रही है कि लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा किस तरह नहीं हो रहा कि हमें फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। जब फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी हम अपने कैंप्स पे नहीं जा पाएंगे, जब कैंप्स पे नहीं जा पाएंगे तो हम अच्छी फाइट्स नहीं कर पाएंगे, तो जब अच्छी फाइट्स नहीं कर पाएंगे तो हम पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करेंगे। देखिए, हम तो दिस इज़ आवर कैरियर, दिस इज़ आवर जॉब। People should understand that this is not for fun, this is not for part-time job. बात अहमद आपकी बिल्कुल बजा है और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ये सुन भी रहे होंगे पैगाम आपका। अहमद, जब भारत से मुकाबला होता है, क्या जज्बा लेकर आप रिंग में उतरे थे? क्या पहले से आपने सोच रखा था कि भारत को तो नॉकआउट करना है और ऐसे करना है कि एक मिसाल बन जाए? देखिए, भारत के साथ बिल्कुल ऐसे ही बड़ा प्रेशर था और मेरे अपनी ट्रेनिंग जो की अपने फ्रेंड्स के साथ, फैजान जैन के साथ मेरी टीम कैक्स, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दी और मैं रेडी था। और देखिए, MMA एक ऐसा स्पोर्ट है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे अंदर एक वो ईमान की ताकत थी और पाकिस्तान को जिताने का एक जज्बा था और मेरा एक पैशन था कि मैंने ये स्पोर्ट्स करना है और साथ ये एक चीज़ हासिल करनी है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह की तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर डे पे ही मैंने ये छोटा सा तोहफा अपनी आवाम को और कश्मीर के लोगों को दिया। बहुत खूबसूरत तोहफा आपने दिया है। अब मुझे बताएं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं आप, आपके लुक्स को लेकर भी बहुत डिस्कशंस होती हैं और कहा जाता है जी वुल्वरीन, आप बिल्कुल वैसी लुक्स हैं आपकी। इस लुक को लेकर और जो तबसरे होते हैं सोशल मीडिया पर, उससे मुताल्लिक कैसा महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वुल्वरीन तो मेरा तकरीबन 8 साल से ये चल रहा है निकनेम, और मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप ने मेरा अच्छा नाम रखा है, अहमद मुश्तबा, दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। बेशक। तो आई एम ब्लेस्ड राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अच्छा है कि लोगों को पता है कि वुल्वरीन है और आई होप कि नियर फ्यूचर मुझे अच्छे एड्स मिले
और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं मजीद और इस्लाम के लिए कुछ कर सकूं। तो उन सब ये सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब हम सब सपोर्ट करेंगे अपने टैलेंट को। आप जिस तरह से खुद इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं अहमद कि आपको एड्स मिलने चाहिए, क्या अभी तक इस सिलसिले में कोई ऑफर हुई है, कोई एड की ऑफर हुई है अभी तक? देखिए अभी तक तो कोई ऑफर नहीं हुई। मैं वेट कर रहा हूँ और मेरी टीम वेट कर रही है कि हमें कोई ऑफर्स आए और हम उसको करें, ताकि अभी आई एम द रियल फेस ऑफ यूथ एंड यूथ वांट्स मी कि मैं कुछ करूं। अच्छा अहमद, वुल्वरीन के पंजे से तो हम देखते हैं टीवी पे कि रॉड्स निकलते हैं, आपके पंजे से क्या निकलता है? कहीं रॉड्स तो नहीं निकलती? और जरा हमें अपना पंजा भी दिखाएं। ये पंजा तो ये है और इसमें रॉड्स नहीं, इसमें बहुत कुछ है। इसमें एक मुसलमान होने की ताकत है, इसमें जज्बा है, इसमें सारी सेक्रीफाइसेस हैं, इसमें खून पसीना है, इसमें माँ बाप की तरबियत है और इसमें बहुत कुछ। अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और इस वक्त तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत साहब, जब अहमद वापस आए, अहमद मुश्तबा, तो आपने इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया और इन्होंने अपनी जीत कश्मीर के नाम की जीत कर, लेकिन उनके कुछ मुतालबात हैं, वो कुछ पैगाम दे रहे हैं कि उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा जिस तरह से उनको ट्रेनिंग चाहिए आगे जाने के लिए, मज़ीद मुकाबले लड़ने के लिए। क्या इस सिलसिले में हमें करना चाहिए, क्या सिलसिले में आप करेंगे, क्योंकि आपने खुद उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया? जी बिल्कुल, हमने अप्रिशिएट किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जिस दिन 5 फरवरी को इन्होंने अपने जो भारतीय हरीफ है उसको नॉकआउट किया और अपने उस काविश को, उस कामयाबी को कश्मीरी बहनों भाइयों के नाम कर दिया, तो हमने तो उसी वक्त बड़ा अप्रिशिएट किया। और फिर जाहिर है उनका ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से है। हमारी तो खुशियाँ तो बाला हो गए हैं। और कल हम अलग सुबह पहुंचे थे एयरपोर्ट में, खुद पहुंचा था, हमारे मिनिस्टर साहिबान पहुंचे थे, ऑफिसर्स पहुंचे थे, ऑफिशियल्स पहुंचे थे। कल आप यकीन जानिए एयरपोर्ट रोड पे सेलिब्रेशन, जुबिलेशन, जश्न का समा था और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमने उसको रिसीव किया, अहमद मुश्तबा भाई को। फिर रैली की शक्ल में हमारे सीएम सेक्रेटरीट और वज़ीर आला साहब ने जो उनके मुतालबा थे भी और जो नहीं भी थे, जो उन्होंने डिस्कस किया या जो उन्होंने डिस्कस नहीं किया, आज खुद सीएम साहब ने उनको बिल्कुल ओपन, अब यूं कहें कि ब्लैंक चेक उनको दे दिया और उन्होंने कहा कि अहमद मुश्तबा, आपको जो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए हम हाजिर हैं और आपको अकेडमी बना के देंगे क्वेटा में। मुल्की सतह पे आप कहीं भी कैंप लगाना चाहते हैं, अपने इस फन को जो है प्रमोट करना चाहते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट आपको साथ रहेगी। आप हर जगह बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अपने साथ पाएंगे। और कल फिर सीएम साहब के साथ मुलाकात के बाद जब अहमद मुश्तबा साहब ने सीएम साहब के साथ जॉइंट मीडिया टॉक किया, उसमें आप सुने उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, बल्कि सिर्फ शुक्रिया अदा किया। क्योंकि कुछ मेरे ख्याल में शिकवा शिकायत की गुंजाइश ही नहीं थी, कोई ऐसा मुतालबा कल रह ही नहीं गया था और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि न सिर्फ अहमद मुश्तबा, बल्कि आपको याद होगा हमारे जो क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर हैं वसीम जी, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत कर क्वेटा है। इसी तरह हमने उसका इस्तेकबाल किया, रैली की शक्ल में उसको लाए और अगले ही दिन उनको अवार्ड भी दिया गया। 5 लाख रुपए सीएम साहब ने कैश दिए उसको। लास्ट मंथ जब वो लाहौर में एक टूर्नामेंट में आए और वो टूर्नामेंट जीते, तो उस वक्त भी बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो वहां पे मौजूद है। 20 लाख रुपए का सीएम साहब पहले ही उनके लिए उन्होंने वी रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना कुछ उनके लिए ना सिर्फ अनाउंस किया, आपने यकीन दहानी करवाई कि वो ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो वो करें, फाइनेंशियल हेल्प जो उनको चाहिए उसके लिए भी आपने अनाउंस किया। इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है आपने ये किया। लेकिन लियाकत साहब, आप नहीं समझते हैं कि एक कौमी हीरो जो पाकिस्तान का नाम बनाता है उसको डिमांड करने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हमारे मुल्क में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है, ऐसे इकदाम पहले से क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है ना अक्सर पूछा जाता है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म अपने तौर पे टैलेंट को क्यों नहीं करती, प्रमोट क्यों नहीं करती, सपोर्ट क्यों नहीं करती, प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती, प्रोजेक्ट क्यों नहीं करती? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये असल में एक तो ये गवर्नमेंट पर जो स्पोर्ट्स का इदारा है, यूथ अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, इन इदारों को अपने पांव पे खड़ा होना होगा
और जहां जहां उनको टैलेंट नजर आए उसको खुद प्रमोट करना चाहिए। अब तो चले वज़ीर आला बलूचिस्तान जो जाम कमाल साहब आज खुद एक स्पोर्ट्स पे उनका शगफ है और स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्स मैन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अफराद आते जाते हैं लेकिन इदारे जो है वो मुस्तकिल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इस तरह इदारे हम बना रहे हैं, बलूचिस्तान में हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स का महकमा है उसमें जो ग्रांट्स हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उसको हमने बढ़ा दिया है। सही। और इसी तरह जो हमारे फनकार हैं, बहुत सारे फनकार जो है कस्म कुर्सी की हालत में, उनको भी फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लियाकत शाहवानी सब साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू बढ़ते हैं आगे, लेकर चलते हैं। कौमी असासे की हमने बात की, अब हम आपको दिखाएंगे एक तारीखी विरसा। तारीखी विरसा तो दिखाएंगे, लेकिन उससे मुताल्लिक़ खबर हमारे पास ये भी है कि है तो तारीखी विरसा, एबटाबाद की तारीखी इलियासी मस्जिद की हम बात कर रहे हैं। दिलकश फ़न तामीर का नादिर नमूना भी है, लेकिन यहाँ से ख़बर यह है कि जो चश्मा था जहाँ पर वज़ू करते थे वो चश्मा खुश्क है, वो चश्मा बंद हो गया है। इससे मुताल्लिक़ हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ़ क़य्यूम। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हलियासी मस्जिद के बाहर। यहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँची हुई है। यहाँ पे जो लजीज पकौड़े हैं, इमली की बनी हुई जो चटनी है वो यहाँ पे वो खा रहे हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ से मस्जिद के जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे पानी के जो है वो कुदरती जो थे वो चश्मे जो है हुआ करते थे। यहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो आने वाले सयाह हैं वो इस पानी से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते थे। और इसके अलावा जो यहाँ पे मकामी अफराद हुआ करते थे वो घरों के लिए इन चश्मों को जो है वो भर के लिए जाते थे। 1931 में इस मस्जिद की जो तामीर है वो शुरू हुई थी और 1936 में ये मस्जिद जो है कंप्लीट हुई थी। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से नमाजी जो आते हैं वो यहाँ पे नमाज जो है वो भी यहाँ पे अदा करते थे। इस वक्त जो है मैं चश्मों के जो है वो करीब पहुँच चुका हूँ। ठीक है, ये जो चश्मे थे जो इस वक्त यहाँ पे बंद हो चुके हैं और यहाँ पे ये चश्मे जो है बंद हो चुके हैं। ये शहरी यहाँ पे आते थे, ये पानी भर के लेके जाते थे। तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं ये चश्मे मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद हुए हैं। इस चश्मे से जो है पानी जो है वो बह के आता था और ये भर के ले जाया जाता था। ये पानी जो है पूरा साल जो है यहाँ से चलता था। गर्मियों में ये ठंडा पानी होता था, सर्दियों के अंदर जो है ये पानी गर्म होता था। इस पे लोग यहाँ पे वुज़ू वगैरह भी करते थे। सयाह आके यहाँ पे सेल्फियाँ वगैरह इस पानी के साथ जो है वो लेते थे। इस वक्त हम मस्जिद के जो है अंदर यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों की से जो है यहाँ पे शहरी आते थे और इनसे अंदर दाखिल होके यहाँ पे जाते थे। ये बताता चलूँ कि ये मस्जिद एक फ़न तामीर का एक अनमोल जो है वो है और यहाँ के ऊपर कई अबारात जो हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। फ़ारसी के अंदर भी हैं, कलमा तैयबा जो है वो लिखा गया है। और इस मस्जिद की अभी यहाँ पे एक मदरसा जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है। जब यहाँ मस्जिद इंतज़ामिया से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि 10 से 15 दिन हुए हैं, उसके दौरान ये पानी कम होना शुरू हुआ है और अब ये पानी यहाँ पे बंद हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो इस पानी के लिए यहाँ पे इंतजाम करे ताकि यहाँ पे बोरिंग वगैरह की जा सके और ये पानी यहाँ पे दोबारा शुरू हो सके ताकि इस मस्जिद की रौनकें दोबारा से बहाल हों। जी तो जनाब, ये खूबसूरत सी मस्जिद आपने देखी। अब जरा जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तानियों के जो एक अजीब उनके अंदर टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी ऐसे ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अब इसीलिए उन्होंने भांग उनकी बात हम नहीं कर रहे, भांग पीने वालों की बात बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन भंग की बात जरूर हो रही है। ये ढंग से भंग है क्या, इस तरह हम आपको बताते हैं। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का इनकलाबी कदम जनाब, भंग के पौधे की छाल से जरा से कुछ धागा तैयार कर लिया। ये धागा अब क्या कुछ करेगा, इससे क्या क्या बनेगा और क्या बनकर क्या होगा, ये देखते हैं यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में। मलबूसात होंगे अब जरासीम कुश। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा फाइबर एंड टेक्सटाइल ने भंग की छाल से जरासीम कुश धागा तैयार कर लिया। फाइबर्स हमारे पास सेपरेट होके आ जाते हैं तो वो हार्श होते हैं, उनकी फील जो होती है हार्श होती है, हम उनको प्रोसेस नहीं कर सकते कॉटन के साथ। तो उनकी प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ता है। सेकेंडली हमें उनको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम फाइबर्स जो हैं उनको प्री ट्रीट करते हैं। उसमें हम डिफरेंट टाइप के उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हमने स्कवरिंग की, ब्लीचिंग की और मर्सराइजेशन की। उसके बाद हमने उसकी सॉफ्टनिंग इन्हेंस करने के लिए उसको डिफरेंट एसिड्स और अल्कलीज के साथ ट्रीट किया।
जब हम फाइबर्स को एसिड्स और अल्कलीज के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें जो हार्डनिंग कंपाउंड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि हम उसको कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं और मशीन्स के ऊपर जो है उसको रन करवाया जा सकता है। जरासीम कुश कपड़े बनाने के लिए जीन्स बनाने वाली पाकिस्तानी बड़ी कंपनी ने ज़रई यूनिवर्सिटी के साथ MOU भी साइन किया है। ज़रई माहिरीन के मुताबिक भंग की काश्त मखसूस इलाकों के अलावा दीगर जगहों पर भी काश्त की हुकूमती इजाज़त मिलने से करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा फैसलाबाद। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट फाइबर एंड टेक्सटाइल के चेयरमैन डॉक्टर असद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये आइडिया कैसे आया कि भंग का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि अपनी एक्सपोर्ट्स करती है टुवर्ड्स यूरोप और US। अब US में और यूरोप में ये डिमांड जनरेट हो रही है कि हम किसी भी कॉटन को जो है वो किसी सस्टेनेबल फाइबर के साथ रिप्लेस किया जाए। तो हमारी इंडस्ट्री को डिमांड दुनिया से आनी शुरू हुई कि किस तरह से आप कॉटन या हेम्प को कॉटन के साथ मिला के कोई फैब्रिक और ऐसी प्रोडक्ट तैयार की जाए जो कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हो और वो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके पाकिस्तान के लिए। तो US अपैरल जो है, US ग्रुप जो है लाहौर में, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का जो कि डेनिम या जीन्स बनाता है। तो उसने हमारे साथ कांटेक्ट किया और फिर जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अलाउ किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हमने इस पे काम करना शुरू किया और हमने इस पर प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट किए। इसके लिए हमने जो पाकिस्तान की इंडिजिनस हेम्प थी जो कि पाकिस्तान में वाइल्ड ग्रो करती है, उससे हमने फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया है और आफ्टर द एक्सट्रैक्शन हमने इस पर मुख्तलिफ प्रोसेसेस अप्लाई किए हैं और अप्लाई करके इसको यार्न में कन्वर्ट किया है और देन हमने इससे जीन्स तैयार की है। तो सर, वो प्रोसेस है क्या? किन मराहल से गुजर कर ये भंग के पौधे से फाइबर हासिल होता है? कैसे बनता है ये? हेम्प जो है ये बेसिकली बास्ट फाइबर है। हम इसको बास्ट फाइबर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो प्लांट जो कि हेम्प भंग का प्लांट या हेम्प का प्लांट जो होता है उसके बाहर की तरफ जो छाल होती है उसमें फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है उसको काटने के बाद इसको रेट किया जाता है, रेटिंग की जाती है। और रेटिंग का प्रोसेस ये होता है कि हम इसको केमिकल्स के साथ, एंजाइम्स के साथ या साथ इसको ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके हम इसमें से फाइबर्स को निकालते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये हार्ड फाइबर्स होते हैं। पहले इनमें जो इसके रेजिड्यूज रह जाते हैं, पेक्टिन और लिग्निन वगैरह, इसको उतारा जाता है मैकेनिकल प्रोसेसेस के साथ। उसके बाद फिर इसको केमिकली ट्रीट करके सॉफ्टन करने की कोशिश की जाती है ताकि ये इतना सॉफ्ट हो जाए कि ये कॉटन के साथ ब्लेंड हो जाए और इस पर अच्छी तरीके से ट्विस्ट चढ़ सके। तो ये काम हमने ये प्रोसेसेस मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इससे हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने में कामयाब हो गए। सही सर, ये भी शेयर कीजिएगा कि ज़रा इनिशियल लेवल पर तो काम लैब में हुआ, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है ज़रा उससे मुतालिक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इस सिलसिले में हमने जो प्रिलिमिनरी वर्क किया है वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है और हमने उससे प्रोडक्ट तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट ये है कि हम US ग्रुप के साथ हमने एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने और उसके बाद अब हम जो है इसको मैस स्केल पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके सैम्पलिंग हो और वो सैंपल जो है वो इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान के लिए हम प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन के बाद फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाई जाए जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर सके। सर, क्या तनासुब होता है भंग के फाइबर और कॉटन की जो जीन्स बनती है उसमें ये क्या फीसद होती है इसकी? देखिए, हेम्प की जो ब्लेंडिंग रेशो है कॉटन के साथ वो जो हमने अब तक अचीव किया है वो 20-80 है, यानी कि 20% हेम्प है और 80% उसमें कॉटन है। 30 भी हो सकती है, दुनिया में 30 तक जाया गया है, लेकिन हम अभी तक 20 तक करने में कामयाब हुए हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा प्राइस से मुतालिक भी शेयर कीजिएगा। कीमत के लिहाज से आप क्या देखते हैं कि जब मार्केट में आएगी कि जिस फैब्रिक में 20% की हेम्प होगी तो वो सस्ती मिलेगी या कि वो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी? देखिए, हेम्प फाइबर जो है ये एक कॉस्टली फाइबर है। इसकी प्राइस जो है कॉटन से तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा है।
लेकिन अगर हम इसको इंडिजिनसली ग्रो कर सकेंगे तो जो चीज़ हम डोमेस्टिकली ग्रो करेंगे सर्टनली वो सस्ता होगा। महंगी होंगी सर, फिर इस तरफ जाने की बात ज़ाहिर है उस पर फिर लोग पूछेंगे कि महंगी चीज़ बनेगी, बट हाँ अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी वाला फैक्टर है तो फिर इट्स समथिंग। और ये भंग बड़े काम की चीज़ है, अब मतलब पहनने के काम आएगी जी। अभी ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक एक खबर है कि तहरीक इंसाफ की फरहत शहजादी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। सेनेट इलेक्शन, तहरीक इंसाफ की फरहत शहजादी, इन्होंने कागजात नामजदगी वापस करा लिए हैं। जी हाँ, इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फरहत शहजादी ने ख़वातीन की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। बात करेंगे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, क्या एतराज़ात सामने आए, ये मुस्तरद हुए हैं या वापस लिए गए हैं? जी, जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद नहीं हुए, बल्कि फरहत शहजादी के वकील की जानिब से वापस लिए गए हैं। आखिरी रोज़ 15 फरवरी को फरहत शहजादी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे सेनेट की खतून की मखसूस नशिस्त के लिए, और बताया गया था कि ये गवर्निंग कैंडिडेट के तौर पर आ रही हैं, जबकि 2 सूबाई वजीर जो हैं ये इनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा थे। और उसके बाद ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया था, क्योंकि फरहत शहजादी का ताल्लुक खतून अव्वल बुशरा बीबी से है और ये इनकी करीबी दोस्त हैं, जिनका निक नेम फराह खान है, और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी उनकी तस्वीर हैं। जबकि खतून अव्वल बुशरा बीबी जहाँ भी मूव करती हैं तो ये फरहत शहजादी उनके हमराही होती हैं। तो ये एतराज़ात उठाए गए थे पार्टी के अंदर की जानिब से, और काफ़ी ज़्यादा ज़राए के मुताबिक रिएक्शन आया था, जिस वजह से आज स्क्रूटनी की आखिरी तारीख थी और तवक्को ये की जा रही थी कि आज वो खुद यहाँ पर आएंगे अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के सिलसिले में। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके वकील की जानिब से उनके कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लिए गए हैं। बेहद शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोहसिन बिलाल। अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में मौजूद जो खराबियां हैं उसको हल करने की जानिब आज हम कदम बढ़ाएंगे। एक जानिब हम देखते हैं कि बच्चा जो भी ठीक से बोलता नहीं है, यानी वो 2-2.5 साल का होता है और हम उसे स्कूल में दाखिल करा देते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बेटी की बात करूं, व्हेन शी वाज 3.5 और मैं उसे स्कूल लेकर गया तो मुझे ये सुनने को मिला, आप तो बहुत लेट हो गए हैं। ये सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। 3.5 साल की बच्ची और उससे मुतालिक आप कह रहे हैं कि वो इतनी देर से आप दाखिल करा रहे हैं। एक मामला जनरली जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे चूँकि आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वो बोलते तो बहुत अच्छे हैं, आप उनसे गुफ्तगू करें वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंबे लंबे सेंटेंस बोलेंगे, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, उनका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो हम देखते हैं उसमें थोड़े से पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, जिस भी एज ब्रैकेट में वो जाते हैं, तो लिखना भी उनका बेहतर हो जाता है। पर यही सोचते हैं हम कि जल्दी स्कूल एडमिट कराते हैं ताकि बच्चा लिखना शुरू हो जाए। लेकिन ये सब करने के बावजूद क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम कंपेयर अगर करें दीगर ममालिक के एजुकेशन सिस्टम से तो हम एट पार हैं या नहीं? एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने प्राइमरी जमात के बच्चों का कंपैरिजन किया। उससे मालूम ये हुआ कि चौथी जमात के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो दीगर ममालिक के बच्चों से बहुत पीछे हैं। पीछे क्यों हैं और पीछे कितना है? फरार रब्बानी ने चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट। चौथी की मुझे किताबें दिखाइएगा। ठीक है, तो मतलब बच्चे बुनियादी तौर पर 5 किताबें पढ़ते हैं। जी जी ठीक। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में चौथी जमात का तालिब इल्म जो पढ़ रहा है वो कोर्स कई मुमालिक से पीछे है, यानी इल्म रियाजी और साइंस की जो तालीम दी जा रही है वो बहुत पुरानी है। बैनुल-अक़वामी इदारे टिम्स ने दुनिया भर के 60 मुमालिक में 1 लाख से ज़ायद बच्चों से ऑनलाइन इम्तिहान लिया। बुनियादी सवालात थे, मिसाल के तौर पर 2 जानदार और 2 बेजान अशिया की शनाख्त करें, जमा तफरीक के बुनियादी उसूल। आपको हैरत होगी कि चौथी जमात के 5000 पाकिस्तानी बच्चों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया और तकरीबन तमाम ने 40% से कम स्कोर किए। रियाजी के मजमून का एवरेज स्कोर 32.8% था, जबकि साइंस मज़ामीन में बच्चे 29% नंबर हासिल कर सके। यानी चौथी जमात के बच्चे को इसके जहन के मुताबिक जो सिलेबस पढ़ाया जाता था वो दूसरी जमात से भी कम मालूम होता है।
इस बारे में जब वजारत तालीम से बात की तो उन्होंने कहा गलतियों से सीखेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, कोर्स पर नजरसानी होगी। लेकिन नया बेहतर कोर्स कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं। तो इसको कहें बड़ा गौर तलब, बड़ा हल तलब ये मामला है, लेकिन ज़्यादा इस पर बात नहीं होती है। लेकिन हम आज करेंगे इस पर बात। हमारे साथ आज इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में एजुकेशनिस्ट अमीना सैदी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे सदर तारिक शाह साहब हमारे साथ उनके मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बड़ा छोटा बड़ा सादा सा सवाल, बच्चे को स्कूल भेजने की सही उम्र क्या है? मेरे ख़्याल में आजकल काफ़ी स्कूल 2.5 साल की उम्र में भी भेजते हैं और मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है। ओके। अच्छी बात है क्योंकि उसमें सिर्फ 2-3 घंटे के लिए भेजते हैं और उनको ज़रा खेल कूद के लिए के मौका मिलता है, एक दूसरे बच्चों और साथी मिल जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन जाहिर है उस उम्र में पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन खेल के भी वो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज बिल्कुल उसके ज़रिए भी बहुत सीख सकते हैं बच्चे। दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन अमीना साहब सवाल फिर ये होता है कि अगर हम इतनी जल्दी बच्चों को भेज भी रहे हैं स्कूल और उसके बाद फिर हम चलें नर्सरी से आगे जब बढ़ जाएं KG1 की तरफ बढ़ जाएं, फिर ज़रा बच्चा लिख रहा है वो 3 लेटर वर्ड्स भी लिख रहा है, वो फिर 4 लेटर वर्ड्स पर भी आ जाता है, वो 4-4 घंटे भी जा रहा है क्योंकि ज़रा पहले हर्ज बहुत हुआ तो अब स्कूल थोड़ा ज़्यादा टाइम दे भी रहे हैं बच्चों को। एक तरफ ज़रा पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बच्चे को जल्दी स्कूल भेजने के पीछे बच्चा ना रह जाए, हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, बड़ी सोच होती है वालिदैन की। लेकिन हम तो पीछे रह गए। ये जो हमने रिपोर्ट अभी दिखाई कि इंटरनेशनल अगर हम इसे कंपेयर करें अपने बच्चों को दीगर ममालिक से, तो हमारे बच्चे वो क्लास 4 का हो, वो क्लास 6 का हो, वो दूसरे मुल्क के ग्रेड 4 और ग्रेड 6 से पीछे है। क्यों? नहीं, वो तो फिर तालीम के मेयार की वजह से है, ये नहीं कि इनको जल्दी स्कूल भेज दिया। देखिए बाहर अगर अक्सर ये भी 6 साल की उम्र में भेजते हैं, लेकिन वहाँ फिर इतने अच्छे अच्छे पार्क्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ तो घर में बंद रहते हैं बच्चे, अगर स्कूल ना जाएं तो मेरे ख्याल में स्कूल जाना ज़रूरी है। पीछे यकीनन रह जाते हैं हिसाब में, पढ़ने में, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि जल्दी स्कूल भेजते हैं, उसकी तालीम का जो म्यार है वो मुख्तलिफ है। क्या एक वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशनल अखराजात हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते? स्कूल्स के भी हमारे यहाँ लेवल हैं, एक हाई लेवल वाला स्कूल वहाँ पर भेजना है बच्चे को, एक अफोर्डेबल स्कूल वहाँ पर भेजना है। बाहर में एजुकेशन के मामला बड़े आसान हैं, वहाँ पर स्टेशनरी आपको फ्री मिलती है, एजुकेशन वहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी फ्री होती है। क्या एक ये वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, बाहर ज़्यादातर तालीम मुफ्त होती है और यहाँ भी हमारे जो आइन के हिसाब से तालीम मुफ्त है। हर बच्चे को हमें तालीम देनी है और मुफ्त तालीम देनी है। और लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनका आपको पता है क्या मेयार है। वहाँ तालीम अक्सर टीचर्स ही नहीं आती हैं, जैसे गोस्ट टीचर्स हैं, गोस्ट स्कूल्स हैं, और अक्सर टीचर्स नज़र आती हैं कि बैठ के धूप में बैठ के निटिंग कर रही हैं बजाय इसके क्लास में। तो मेरे ख्याल में और जो किताबें इतनी सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों की जो किताबें हैं, तो इसकी वजह से लोग नहीं भेजते। पाकिस्तानी बच्चों को जब हमने देखा तो उनके बस्ते का वजन बहुत ज़्यादा होता है, बाहर हम ये सब नहीं देखते हैं, बच्चे के ऊपर इतना बर्डन नहीं डाला जाता है वहाँ। जी देखिए, बाहर ये ज़रूरी है, बच्चों के पास डेस्क होती है और उसमें उनकी किताबें महफूज होती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि सारी किताबें घर ले जाएं, फिर सारी किताबें लेकर होमवर्क वाली घर ले जाते हैं, होमवर्क वाली ले जाते हैं। यहाँ ये सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस पर हमने मेरा ख्याल है काम इस तरीके से कि KP वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने कुछ स्टेप्स लिए कि बच्चों का जो बैग का वज़न है वो भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15% बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए और कम होना चाहिए। स्कूल में आप रखें, वर्कशीट्स का इस्तेमाल हो। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक KP में ये हुआ कि ये कहा गया कि जो वज़रा भी हैं, जो MNAs MPs भी हैं, उनके बच्चे भी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल का लेवल थोड़ा बेहतर होगा। ऐसे स्टेप्स तो लेने चाहिए। लेकिन मैं तारिक शाह साहब से इस पर कमेंट चाहूँगा। तारिक साहब, गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताइएगा। निसाब से मुतालिक बहुत सवाल उठ रहे हैं। अमीना सैदी साहबा ने भी उससे मुतालिक बात की कि मयार तालीम पर ज़्यादा सवाल उठता है, निसाब पर सवाल उठता है। सर आप बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स को आप रिप्रेजेंट करें, निसाब से मुतालिक काम कहाँ पर है सर, क्यों नहीं हो रहा? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ऑन बोर्ड लिया इस अहम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको हमने हमेशा एड्रेस किया है डिफरेंट कमेटीज के अंदर, डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर, लेकिन इस पे कोई अमल दरामद चीज नजर नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा जो फुकदान है हमारे यहाँ वो हमारे करिकुलम का है। हम अपने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को जितना कोर्स पढ़ाते हैं वो शायद उनके मैट्रिक के कोर्स से भी
हाई लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बच्चा मैट्रिक क्लास में 9th-10th में अपेयर होता है तो वो एक तो सीरियस इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि वो पहले से बहुत कुछ पढ़ चुका होता है और हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। एक चीज मैं बताऊं, देखिए शायद मेरे फादर ने या उनके भी फादर ने जो पढ़ा था वो आज भी वही सिलेबस चल रहा है, अप टू डेट नहीं होता है। दुनिया हर घंटे में चेंज हो रही है, हमारे यहाँ तो 5 साल में भी सिलेबस चेंज नहीं हो पाता। सर ये तो स्कूल वाले खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए तो शायद मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि चेन है सर स्कूल्स की, वो तो खुद भी कर सकते हैं। ग्रेड 8 तक जो है वो स्कूल्स अपने तौर पर सिलेबस डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 9, 10, 11, 12 तो वहां पर हम बाउंड होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपना सिलेबस देता है, गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वो उसी मयार पे ही बच्चों को तैयारी करानी पड़ती है जिस मयार का एग्जाम होता है। ठीक है, इस पे कमेंट ले लेता हूं मैं, इस पर कमेंट प्लीज अलाउ मी। अमीना साहिबा जो वो बात कर रहे हैं कि क्लास 8 तक तो वो डिजाइन कर लेते हैं अपने हिसाब से सिलेबस प्राइवेट स्कूल्स वाले, लेकिन 9th और 10th उसके बाद बाउंड है क्योंकि ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट बताएगी कि इस हिसाब से एग्जाम आना तो वो फिर बाउंड हो जाते हैं। ये एक बुनियादी वजह है कि गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं ले रही कि कैसे हमने करिकुलम को डिज़ाइन करना है या निसाब में कैसे तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं। देखिए करिकुलम से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, करिकुलम जो पाकिस्तान का 2006 में जो करिकुलम आया था वो बेहतरीन करिकुलम था। ओके। और अब उसमें फिर 2017 में भी कुछ तब्दीलियाँ आई। अब 2020 का जो आया है उसमें तो अभी काफ़ी बहस चल रही है। लेकिन देखिए असल चीज़ ये है कि इम्तिहान, अच्छा हमारा जो इम्तिहान का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, क्योंकि वो है जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास किताबें हैं 9वीं और 10वीं की क्लास की, उन पे बेस होता है। ओके। और बिल्कुल उन किताब में जो भी सबक सिखाया है उस पे सवाल आता है और वो जो जवाब देते हैं बच्चे, वो उनसे ये तवक्को की जाती है कि बिल्कुल ही उन्हीं अल्फाज में जवाब दें। तो ये रोट लर्निंग की बात समझिए, रोट लर्निंग इनकरेज हो रही है। तो हमें इम्तिहान जो है उसको बेस करना चाहिए करिकुलम पे, बजाय इसके कि टेक्स्ट बुक्स पे। अगर ये हम चेंज कर दें, ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल चेंज नहीं है। अगर इतना आसान है तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा अमीना जी? असल में इसमें काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ओके। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें लोग चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि वही इस्तेमाल हों, वही बिकें, और जब ज़ाहिर है अगर उस पर इम्तिहान आएगा तो सब वही ख़रीदेंगे और वही पढ़ाई जाएंगी, हालांकि वो करिकुलम पे होना चाहिए। और जिस तरह से इनकी एडवर्टीजमेंट होती है ना, अक्सर आपने ऊपर देखा होगा कि इम्तिहान में पास होने की मुकम्मल यकीन दहानी, 99% मार्क्स की यकीन दहानी, गेस्ट पेपर्स, ये वो जी, ये भी बड़ा असरअंदाज होता है इस पर। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। कोई गेस्ट पेपर्स नहीं होने चाहिए, कोई एग्ज़ाम पेपर्स नहीं होने चाहिए। ये तो फिर ये एक किस्म की एक कोड हो जाती है जो कोड सीख के रट्टा, हाँ, हम रट्टे की तरफ लेकर जा रहे हैं, इम्तिहान पास कर लेते हैं। लेकिन उनमें सही तरह जो तालीम है वो नहीं पैदा होती। अच्छा तारिक शाह साहब, अभी आप खुद एक बात कर रहे थे तालीमी निसाब के हवाले से और आपने डिफ़िकल्टीज़ की बात की, कंटेंट की बात की, बच्चों के जो किताबों के अंदर होता है। क्या ऐसा कहना सही होगा कि बच्चे के जहन की कैपेसिटी के लिहाज से उससे ज़्यादा बोझ उसके जहन पर डाला जाता है? तारिक शाह साहब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा चलें, आई थिंक कोई उसमें इशू आ रहा है। अमीना साहिबा मुझे एक बात बताइएगा कि क्योंकि आपने इसको सपोर्ट किया इनिशियली कि 2-2.5 साल स्कूल जाना चाहिए क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसी क्या वजह है कि फिर बहुत से ममालिक में इसको डिस्करेज किया जाता है? बहुत से डेवलप्ड नेशंस इसको डिस्करेज करते हैं कि 6 साल से पहले बच्चा स्कूल ना जाए। जी, फिर मैं उसी बात पे आऊँगी कि वो ये चाहते हैं कि उस उम्र में वो खेलें कूदें और इन्जॉय करें, और बेशक अगर वो सीख रहे हैं तो वो इस तरह सीखें कि जो उनके एक्टिविटीज़ के ज़रिए, बजाय इसके कि उनके हाथ में पेंसिल दे दी जाए और किताब दे दी, हालांकि और कहानियों के ज़रिए उनको कहानियाँ सुनाएं। बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे माँ के गोद में बैठ के बच्चा जब कहानी सुनता है तो सारी उम्र पढ़ने का शौक हो जाता है। अच्छा अमीना साहबा, इस माइंडसेट को हम कैसे चेंज करेंगे? 2 तरह के माइंडसेट हैं। एक ये, मतलब एक पेरेंटल जो सपोर्ट हम ये देखते हैं कि बच्चे को जल्दी स्कूल भेजना चाहिए वरना ख़राब हो जाएगा, मोबाइल में बिजी रहेगा, और एक ये कि बच्चे को समझदार करके फिर स्कूल भेजना चाहिए। ऐसे में क्या सही है जो करना चाहिए? मेरे ख्याल में देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी है कि आप 2.5 साल की उम्र, लेकिन भेजो तो गलत नहीं है। जी हाँ, गलत नहीं, लेकिन यहाँ असल में वो स्कूल पर डिपेंड करता है। एक क्वेटा में मैं स्कूल में गई थी
जहाँ 2.5 साल के बच्चे आते थे और वो प्रिंसिपल मुझे बता रहे थे कि हमारे वालिदैन आके हमसे शिकायत करते हैं कि बच्चा घर आ जाता है, ना कोई कॉपी में कुछ लिखा हुआ होता है, ना वो क्या काम करता है स्कूलों में, सारे दिन हम भेजते हैं, फ़ीस भी देते हैं। तो वो प्रिंसिपल बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के थे। कहने लगे कि मैंने अपने बच्चों के वालिदैन से कहा कि क्या आपका बच्चा खुशी से स्कूल आता है? तो कह लेंगे हाँ आता तो है खुशी। कह लेंगे हंसता हुआ घर जाता है? कह लेंगे जी हाँ। कह लेंगे बस आपका मकसद पूरा हो गया। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे हैं अमीना साहिबा, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि इनको स्कूल भले आप ना भेजें लेकिन इनकी जो एकेडमिक लर्निंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए? इनकी एकेडमिक लर्निंग मैं नहीं कहूँगी कि लर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। उनमें शौक़ पैदा होना चाहिए कि चीज़ों के बारे में सीखे, रंग के बारे में सीखे, रंग बिरंगे उनको चीज़ें दिखाएं, उनको जानवर दिखाएं। जी हाँ, उनमें जो क्यूरियोसिटी है, नेचुरल क्यूरियोसिटी, और उनका जो इमेजिनेशन है, उनके इमेजिनेशन को हम फीड करें और कैप्चर करें। ठीक, तारिक साहब से भी हम बात करें। तारिक साहब, जैसा सिद्दुल्ला भी पहले सवाल करना चाह रहे थे कि वो जो ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है बच्चों पर, एक तो ये कि उस मामले पर क्या हो रहा है, दूसरा सर उसी में ऐड कर लें कि जिस तरह केपी में था कि बैग का जो वज़न है उस पर बड़ी बात हुई कि बच्चे जो है ना भारी भरकम बैग लेकर ना जाएं स्कूल। तो सर आपकी एसोसिएशंस है, फॉर दैट मैटर ऑल द एसोसिएशंस इन पाकिस्तान, क्या वो इसको सीरियस ले रही हैं कि बच्चा भारी बस्ता लेकर स्कूल ना आए बल्कि वर्कशीट्स को फोकस किया जाए, जो होमवर्क वाला काम है सिर्फ वही बैग में हो, बाकी जो किताबें वो स्कूल में हो? जी बिल्कुल, देखिए इस पे बिल्कुल ये बात तो हमेशा उठती रही है और उस पर काम हमेशा होता रहा है। इसके अंदर बिल्कुल हम भी कन्विंस्ड हैं कि बच्चों के बैग इतने भारी नहीं होने चाहिए कि उनके जो है वो बैग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें बच्चों की जहाँ एजुकेशन की फिक्र होती है वहाँ बच्चों की हेल्थ की फिक्र भी होती है। इसको सीरियस लिया तो जा रहे हैं बातों की हद तक सर, अभी भी हम भारी बैग ही देख रहे हैं, बच्चे भारी बैग के साथ ही स्कूल आ और जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ रीजंस हैं, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम से भी इसमें बताया था कि अमूमी तौर पे जो हमने देखा है कि देखिए 5 सब्जेक्ट्स अ डे पढ़ाए जाते हैं, बहुत हुआ तो 6, तो 6 किताबें उसके बैग में होंगी, इससे ज्यादा होंगी नहीं। लेकिन वो बच्चा जो है वो अपना पूरा वो जो सारी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, वो एक साथ लेके मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बैग भारी रहता है उसका, क्योंकि वो समझता है कि कभी भी बुक की जरूरत पड़ी तो मुझे बैग पैक करने का जो एक कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में खत्म हो, बिल्कुल खत्म होना भी चाहिए वो। ठीक है तारिक साहब, जो आपका पहले का क्वेश्चन था मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ रोड लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह यही है कि हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं वो उस तर्ज पे नहीं होते जो एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। बिल्कुल, और अमीना साहब ने भी यही पॉइंट रेज किया, वो उस तरीके से होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और एग्जाम्स का तरीकेकार उस पर ज़्यादा सवाल उठता है, उस पर सोचना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को। थैंक यू वेरी मच अमीना सईदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका बेहद शुक्रिया, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं क्विकली आगे। सवाल यह है, क्या आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप करना चाहते हैं कारोबार, तो जनाब कैसे कर सकते हैं कारोबार, इसकी हम करते हैं बात। बिल्कुल, खाना बनाएं और अपनी रोजी का बंदोबस्त खुद कर लें, क्योंकि लाहौर के एक मियाँ बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है और माशाल्लाह से अब उनका कारोबार चल भी गया है। मोहम्मद अब्दुल्ला और उनकी अहलिया जन्नत अब्दुल्ला अपने मोबाइल से रेस्टोरेंट्स में मौजूद हैं, मोबाइल रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। क्या बात है, हमें ज्वाइन किया, इट इज़ वेरी यूनिक, तो हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। वेलकम टू द शो। तो शेयर कीजिएगा इस आइडिया से मुताल्लिक, कैसे आया, आप दोनों में से आइडिया आया किसको? अगर आपको आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला और जन्नत, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, आइडिया कैसे आया? अच्छा, जब तक हम उनको कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तब तक ज़रा शुएब हम देखने की भी कोशिश करते हैं कि ये मोबाइल रेस्टोरेंट है क्या। आइडिया तो बड़ा यूनिक है, कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर है, और जब आप कोशिश करें, आप एक आइडिया जनरेट करें, आप ये कहें कि हमें रोज़गार कमाना है और अपने जीवन साथी के साथ कमाना है, तो फिर बस ठीक है। वैसे भी जीवन साथी हम सफ़र, एक गाड़ी 2 पहिया, जीवन साथी साइकिल के 2 पहिए हैं, और ये भी देखिए बिल्कुल एक साइकिल है इसमें 3 पहिए, और ज़ाहिर है इसको लेकर जाएंगे कि जैसे वो नहीं आइसक्रीम वाली साइकिल होती है उस तरह वाली, वो 3 व्हील। इसको चलाना भी बड़ा आसान होगा ना, एक जगह से आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बिल्कुल, तभी तो है मोबाइल रेस्टोरेंट। एक इलाके में जाएं, वहाँ पर लोगों को चटखारेदार खाना खिलाएं, फिर कहीं और इलाके में जाएं, वहाँ पर करें, तो ज़बरदस्त जी, इट्स मूविंग। कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो ये देखें कामयाबी साथ साथ है। ये दोनों पहिए साथ साथ चल रहे हैं, वो आगे और 2 पहिए मियाँ बीवी हैं।
और कितना ये अच्छा लगता होगा ना कि आप अपने मियाँ का हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा कांटेक्ट हो गया जी इनसे। मोहम्मद अब्दुल्ला एंड जन्नत अब्दुल्ला, वेलकम टू द शो। प्लीज शेयर कीजिएगा इस आइडिया से मुताल्लिक, ये आइडिया कैसे आया कि ये करना है एग्जीक्यूट? मेरे 2 बिजनेसेस थे और कोविड में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली माइक ले लीजिएगा प्लीज। वो क्लोज हो गए थे। जन्नत ये माइक जरा आप उनको दे दें। मैंने ऐसा बिजनेस जी अब आ रही है? जी आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। अच्छा, तो फिर हमने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की कि जिससे हमें लॉस के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो। तो हमारे नजदीक ये सबसे बेस्ट बिजनेस था और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी जिसमें रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। ये एक हमने मोबाइल फूड कार्ट तैयार की है और इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी खड़ा करके हम इस पे बिजनेस कर सकते हैं, अपनी सेल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और इन केस कहीं पे हमारा नहीं भी काम चल रहा तो हम अपने प्लेस को इजीली चेंज कर सकते हैं। जबरदस्त मूवेबल रेस्टोरेंट है। जन्नत प्लीज आप भी शेयर कीजिएगा। एक तो ये कि आप दोनों की तालीमी काबिलियत से मुतालिक कि वो जब कहा था ना पढ़े लिखे मियाँ बीवी ने ये आइडिया जो है वो सोचा और एग्जीक्यूट किया, तालीम क्या थी, क्या सोच रखा था, लेकिन क्या मामलात हुए कि फिर इस तरफ आना पड़ा? वालेकुम सलाम। साइकोलॉजिस्ट हूँ और बस हम लोगों ने, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी लाइफ के फेज़ में, तो जब हमने ये सोचा कि हमने क्या करना चाहिए और किस तरीके से क्या ऐसी इनकम सोर्स होनी चाहिए जो इस दौर में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो चीज़ें सोचते सोचते हमने कहा कि ऐसा कोई आइडिया जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और चीज़ें भी अच्छे तरीके से, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, तो जस्ट प्लान किया, सारी सर्वे किया मार्केट को और चल दिया उसके ऊपर। अच्छा जन्नत, ये आइडिया तो हो गया, उसके बाद ये काम शुरू भी हो गया, इसके ऊपर आपको कितनी सपोर्ट मिली? क्या खानदान वालों ने बातें बनाई इस बारे में कि ये काम क्यों कर रहे हो, ये कैसा काम है, ये करने लायक काम नहीं है, कि ये सपोर्ट किया उन्होंने? नहीं, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उसकी वजह ये है कि ये ऐसा एक काम है जो कि बहुत इनोवेटिव और न्यू आइडिया है, तो इस वजह से फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। ज़बरदस्त। अब्दुल्ला प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, एक तो ये जो फैमिली सपोर्ट वाली बात भी, दूसरा ये कि मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब हम ग्रेजुएट होते हैं या यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री ली है, बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन जब जॉब ना मिले तो फिर घबरा जाते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? मैं ऐसे नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि जो लोग जॉबलेस हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं और उनकी इनकम अच्छी नहीं है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा और बहुत ऑनेस्ट सजेशन ये है कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट करें। ये एक बहुत नॉमिनल अमाउंट के साथ जो है वो स्टार्ट होने वाला बिजनेस है और इसमें रिस्क के चांसेस जो है ना बहुत कम है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना ओवरऑल, यानी कि पैसा डूबेगा नहीं। अब्दुल्ला और जन्नत, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह। और शुएब, इसमें एक ये भी तो फायदा है ना कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं चाहिए, छोटी सी रकम से भी साथ चाहिए और दुआ चाहिए। साथ है मियाँ बीवी का और दुआ है खानदान वालों की। बिल्कुल, हमारा भी साथ आपके साथ कायम रहेगा, लेकिन आपसे मुलाकात होगी इसी साथ के साथ कल। अल्लाह हाफिज।